प्रणाम सभी भैया बहनों को। तो आज हम कक्षा 12वीं कृषि संकाय में फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र के अंतर्गत इकाई 4 में पढ़ेंगे उर्वरक। पिछली इकाई में हमने पढ़ा था खाद और इस इकाई में पढ़ेंगे उर्वरक। तो उर्वरक में पहला प्रश्न बनता है, उर्वरक किसे कहते हैं? उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए। तो उर्वरक वे पदार्थ है जो भूमि की उर्वरा बढ़ाने के लिए कारखानों में कृत्रिम रूप से तैयार करके प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ बनते हैं ये? कारखानों में कृत्रिम रूप से तैयार करके प्रयोग किए जाते हैं। इनमें एक अथवा अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। किसी किसी में एक ही तत्व होता है, किसी किसी में एक या एक से अधिक तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे अमोनियम सल्फेट है, यूरिया आदि। वर्गीकरण, उर्वरकों को पोषक तत्वों के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 नाइट्रोजन उर्वरक, जिसमें यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि। नंबर 2 आते हैं फास्फोरस उर्वरक। फास्फोरस उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जिसमें फास्फोरस की मात्रा होती है। कौन से? सुपर फास्फेट है, राख है। सुपर फास्फेट में सिंगल, डबल और ट्रिपल सुपर फास्फेट इत्यादि। प्रश्न दूसरा, जैव उर्वरक किसे कहते हैं? इसका महत्व और लाभ लिखिए। जैव उर्वरक किसे कहते हैं? जो जैविक तत्वों के द्वारा बनते हैं उसे जैव उर्वरक। जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव, बायो फर्टिलाइजर, जो मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। इन शुष्क जीवों के अंतर्गत कुछ जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और कवक आते हैं। इनमें से कुछ स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा तथा कुछ दूसरे पौधों के सहजीवी के रूप में रहकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। अब देखते हैं जैव उर्वरक का महत्व। नंबर 1, जैव उर्वरक भूमि की नाइट्रोजन को स्थिर करके उनकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। दूसरा, इनके उपयोग से हमारी नाइट्रोजन के लिए रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम हो गई है। तीसरा, इसके उपयोग से हमारे धन की तो बचत होगी, साथ में भूमि की रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से भी भूमि मुक्त हो जाएगी। नंबर 4, इन उर्वरकों के प्रयोग से पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। तो जैविक उर्वरक में रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा ज़्यादा लाभ होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उर्वरकों पर निर्भरता कम हो जाती है, बचत होती है, दुष्प्रभाव नहीं फैलता। प्रश्न क्रमांक 3, मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं? इसके लाभ लिखिए। मिश्रित से ही समझ में आता है कि एक या एक से अधिक उर्वरक मिश्रित होना। मिश्रित उर्वरक, तो उत्तर है फसलों की अच्छी पैदावार के लिए विभिन्न तत्वों वाले उर्वरकों को आपस में मिश्रित करके जो उर्वरक तैयार किए जाते हैं मिश्रित उर्वरक कहलाते हैं। इनके उपयोग से भूमि में तत्वों का वितरण समान रूप से होता है, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। तो मिश्रित उर्वरक समझ में आए हमें, एक या एक से अधिक। अब लाभ, इसके उपयोग से समय व श्रम की बचत होती है। 2 उर्वरक नहीं लाना पड़ता है, मिलाना नहीं पड़ता है, दोनों की बचत होती है। दूसरा, फसलों को उसकी आवश्यकता अनुसार संतुलित पोषक तत्व मिल जाते हैं। एक या एक से अधिक तत्व होते हैं, आवश्यकता अनुसार संतुलित तत्व मिल जाते हैं। तीसरा, विभिन्न पोषक तत्वों
वितरण पूरे खेत में समान रूप से किया जा सकता है। नहीं तो नाइट्रोजन डालने से भूमि नाइट्रोजन युक्त हो जाती है, फास्फोरस डालने से एक तत्व की अधिकता हो जाती है, इससे समान रूप से। चौथा, इन्हें संग्रह करने में आसानी रहती है। अब प्रश्न क्रमांक 4, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो वह उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहते हैं, और यह 4 प्रकार की होती है, जो हम अगली स्लाइड पर देखते हैं। तो आते हैं नंबर 1, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में नाइट्रेट उर्वरक। नाइट्रेट उर्वरक ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा हो। तो नाइट्रेट उर्वरक ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाती है? नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट उर्वरक कहलाते हैं। पौधे इसी रूप में नाइट्रोजन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट हुआ, कैल्शियम नाइट्रेट हुआ। अब नंबर 2, अमोनियम उर्वरक। अमोनियम उर्वरक कौन से होते हैं? ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में? अमोनियम के रूप में। अमोनियम उर्वरक कहलाते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट। नंबर 3, नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक। नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन दोनों रूपों में पाई जाती है, नाइट्रेट के रूप में भी, नाइट्रोजन के रूप में भी। नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक कहलाते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट। चौथा, एमाइड उर्वरक। वे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाई जाती है, एमाइड उर्वरक, जैसे यूरिया, कैल्शियम, साइनामाइड आदि। प्रश्न आता है 15, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1, एजोला। नंबर 2, नील हरीश शैवाल। नंबर 3, माइकोराइजा। ये सभी बायो फर्टिलाइजर हैं। तो ओजोला एक जलीय फर्न है। यह धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। धान के खेत में ही डाला जाता है, काहे के लिए? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यह नील हरीश शैवाल की पत्तियों में पाया जाता है। यह भूमि में नाइट्रोजन एकत्रित करता है। इसके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है एवं धान की उपज में वृद्धि होती है। प्रश्न 5वां, किन्हीं 4 नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के नाम एवं उनमें नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा बताइए। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक और प्रतिशत मात्रा। तो यूरिया पहला, 46% नाइट्रोजन होती है यूरिया में। अमोनियम सल्फेट में 20.6% नाइट्रोजन। केन, जिसको किसान खाद भी बोला जाता है, 26%, इसको सोना खाद भी बोलते हैं। अमोनियम नाइट्रेट 25% नाइट्रोजन होती है। आते हैं फास्फोरस युक्त 4 उर्वरकों के नाम तथा उनमें फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा। तो सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस होता है। डबल सुपर फास्फेट में 32% फास्फोरस होता है। ट्रिपल सुपर फास्फेट में 48% सुपर फास्फेट होता है। और रॉक फास्फेट में 25 से 35% फास्फोरस पाया जाता है। तो फास्फोरस युक्त उर्वरकों में प्रतिशत इस प्रकार से होता है। पोटासधारी 4 उर्वरकों के नाम एवं उनमें पोटास प्रतिशत मात्रा। पोटास युक्त उर्वरक देखते हैं। नंबर 1, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड में 60% पोटास होता है। दूसरा आता है पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट में 65% पोटास होता है। पोटेशियम सल्फेट में 48 से 52% पोटास होता है। पोटेशियम नाइट्रेट में 44% पोटास होता है।
कौन कौन से उर्वरक है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। तो खाद फार्म पर तैयार किया जाता है, उर्वरक कारखानों में। खाद सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं और उर्वरक में 1 या 2। प्रभाव भूमि पर खाद का 2 से 3 वर्षों तक और जल्द ही उर्वरक में खत्म हो जाता है। भूमि की जलधारण क्षमता को खाद बढ़ाते हैं और उर्वरक जलधारण क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं डालते। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर एजोला। एजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की गुहा में एनाबिना एजोली नामक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिर करके पत्तियों में ही स्रावित कर देता है। इसके उपयोग द्वारा धान के उत्पादन को 40 से 50% बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, माइकोराइज़ा। तो माइकोराइज़ा उच्च वर्ग के पौधों तथा कवक के बीच एक सहजीवी संबंध है। इसमें कवक मूल के कवक अपने भोज्य पदार्थों के लिए उच्च वर्ग के पादप पर निर्भर रहते हैं, जबकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसे पौधों को उपलब्ध कराते हैं। परिणाम स्वरूप भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो 2 हमने जैविक उर्वरक देखे, कौन कौन से? एक तो एजोला और माइकोराइज़ा। आजकल रासायनिक उर्वरक भूमि पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव कर रहे हैं। इस वजह से जैविक उर्वरकों पर कृषि को हमें लाना है। प्रश्न क्रमांक 10, फास्फोरसधारी उर्वरकों का वर्णन करो। फास्फोरसधारी उर्वरक जिसमें फास्फोरस होता है। पहला, सुपर फास्फेट। यह सभी प्रकार की भूमियों के लिए उपयोगी है, चाहे लाल मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो, फास्फोरस की आवश्यकता हो। यह सिंगल, डबल, ट्रिपल सुपर फास्फेट के रूप में बाजार में उपलब्ध है, जिसमें फास्फोरस की मात्रा क्रमशः 16%, 32% और 48% होती है। दलहनी फसलों के लिए यह सर्वोत्तम उर्वरक है। दाल वाली जितनी फसलें हैं अच्छा उर्वरक है, पौधा भी अच्छा बनता है और फलियाँ भी खूब लगती है, फूल भी खूब आते हैं, दाने मोटे होते हैं इससे। नंबर 2, डाई अमोनियम फास्फेट, DAP जिसको कहते हैं। इस उर्वरक से मृदा को नाइट्रोजन एवं फास्फोरस दोनों ही मिलते हैं। यह उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है जहाँ पर मृदा को नाइट्रोजन से सीधा फास्फोरस की आवश्यकता होती है। मृदा को नाइट्रोजन से अधिक फास्फोरस की आवश्यकता, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन कम, फास्फोरस ज़्यादा होता है। यह हल्के कत्थई रंग का दानेदार उर्वरक है जो बाजार में 2 ग्रेड में मिलता है। एक 18% नाइट्रोजन, दूसरा 16% फास्फोरस। दूसरा ग्रेड है 21% नाइट्रोजन और 53% फास्फोरस होता है। पोटाश इस खाद में नहीं होता है। अब प्रश्न आता है राइजोबियम नीलहरित शैवाल पर टिप्पणी लिखिए। राइजोबियम और नीलहरित शैवाल। तो राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है, साथ साथ जीता है ये, है ना। दलहनी फसल के साथ में ही यह भी देखा होगा, दलहनी फसल जैसे चने में गांठें होती है ना। सभी दलहनी फसलों में जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है तथा जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। यह जीवाणु नाइट्रोजन को वायुमंडल से स्थिरीकरण करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए आजकल राइजोबियम कल्चर का व्यापारिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा आता है नीलहरित शैवाल। यह भी एक जैव उर्वरक है। इसका प्रयोग धान की फसल में किया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। तो भाई दलहनी जो फसलें होगी
दलहनी फसलों के साथ में ही राइजोबियम सहजीवी जीवाणु होते हैं, वह उन्हीं को लाभ पहुंचाते हैं और एक बीजपत्री को यह नीलहरित शैवाल लाभ पहुंचाता है, जैसी धान की फसल है। धन्यवाद सभी भैया बहनों को, प्रणाम। अगर कोई समझ में नहीं आ पा रहा है तो वह मुझसे फ़ोन के द्वारा पूछ सकते हैं।